नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों को, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों शिक्षक भर्ती के चैनल पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा हमें ज्ञान देती है, संस्कार देती है और हमें आगे बढ़ाती, हमें सक्सेस की ओर ले जाती है। तो शिक्षा को सब्सक्राइब कर लें, शिक्षा को शेयर कर लें और शिक्षा को सपोर्ट करने के लिए लाइक कर लीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हिंदी शिक्षा शास्त्र यानी हिंदी पेडागोजी के पार्ट नंबर 2 में बात करेंगे। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमने 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न आपके सिलेबस के आधार पर तय किए, जो कि सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो पिछला क्लास नहीं देखा हिंदी पेडागोजी का पहला पार्ट, तो इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पर लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी पेडागोजी पार्ट 2 में आपके सिलेबस के अनुसार सभी प्रश्न को यहाँ पे कंबाइंड किया गया है। तो पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न यह है कि विराम चिन्ह के प्रयोग से संभव होता है, जो विराम चिन्ह होते हैं आप लोग देखते होंगे, उससे क्या आपका प्रयोग होता है, प्रयोग से क्या संभव होता है? प्रभावी श्रवण संभव होगा, प्रभावी लेखन संभव होगा, या प्रभावी अधिगम संभव होगा, या आपका दक्षता विकास संभव होगा। तो दोस्तों विराम चिन्ह के प्रयोग से क्या संभव होता है? विराम चिन्ह का जो प्रयोग हम करते हैं अपने हिंदी में वाक्यांश में, शब्दों में, ठीक है, तो उसका संभव क्या होता है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? अगर आप लोगों से आ रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप लोगों को क्या स्कोर हो रहा है, 15 में से कितना स्कोर कर रहे हैं और इसका आंसर क्या होगा। ये मॉक टेस्ट चल रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को जवाब देना है, एग्जाम के पहले आपकी तैयारी टेस्ट करना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रभावी लेखन में। अगर विराम चिन्ह के प्रयोग से क्या संभव होता है, तो प्रभावी लेखन संभव होता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न यह है, शिक्षण विधियों के चयन संबंधित अव्यवस्था को दूर करने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए। जो भी शिक्षण संबंधी चयन संबंधी, जो शिक्षण विधियों में चयन संबंधी जो अव्यवस्था होती है, ठीक है, अगर उसको दूर करना हो, जिससे शिक्षण विधियों के चयन संबंधित व्यवस्था हो, ठीक है, तो इस अव्यवस्था को दूर करना है तो इसके लिए ध्यान दिया जाना चाहिए। आप शिक्षक होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते बताइए, छात्रों के आयु पर ध्यान देंगे, छात्रों के दृष्टिकोण पर, छात्रों के स्वास्थ्य पर, या छात्रों की योग्यता और रुचि पर ध्यान देंगे? तो राइट ऑप्शन जाएगा किस तरफ भैया? सभी लोग कमेंट करेंगे, हर शिक्षक बंधु कमेंट करेंगे। तो शिक्षण विधियों को चयन संबंधित अव्यवस्था को दूर करने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए। तो किस पर ध्यान दिया जाना चाहिए? चारों ऑप्शन स्क्रीन के सामने, फटाफट कमेंट कीजिए। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो राइट ऑप्शन जाएगा आपके साथ छात्रों की योग्यता और रुचि पर जाएगा। क्या होगा? छात्रों की योग्यता और रुचि हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न यह है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि क्या होगी? अगर हम उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं और व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि क्या होगी? सूत्र विधि होगी, आगमन विधि होगी, निगमन विधि होगी, या आपकी भाषा संसर्ग विधि हो जाएगी? सभी लोग कमेंट करेंगे, 5 सेकंड का वक्त है सभी के लिए। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर का अगर पूछ लिया जाए व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि, वह आपकी आगमन विधि हो जाएगी, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब, यानी जो भी कक्षा में सामग्री प्रयोग की जाती है वह शैक्षिक सामग्री तभी कही जाएगी जब वह शिक्षक की रुचि के अनुरूप हो, छात्रों के मनोरंजन के में सहायक हो, या कक्षा के किसी उद्देश्य तक पहुंचने में असफल हो, वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो। तो राइट ऑप्शन सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे। बेहतरीन लाजवाब है क्लास। जी हाँ, बहुत अच्छा आप लोगों को कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोगों को धन्यवाद सभी का। कक्षा में प्रयोग की गई कोई भी सामग्री तभी शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है जब वह आपकी कैसी सामग्री होनी चाहिए दोस्तों? वह सीखने सिखाने में उपयोगी साबित हो। ठीक है, बच्चों में सीखने और सिखाने में उपयोगी साबित होगी, तभी वह शैक्षिक सामग्री क्या होगी? जो भी हम कक्षा में प्रयोग करते हैं वह सामग्री जो है शैक्षिक सामग्री कही जा सकती है। शैक्षिक यानी शिक्षा के लिए है, तो भैया जब बालक या शिक्षक को सिखाने के लिए, बालक को सीखने के लिए सामग्री उपयोगी होगी, तभी वह शैक्षिक सामग्री कही जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जाएगा राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है? बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, सभी लोग कमेंट करेंगे। भाषा सीखने की प्रक्रिया में
बालक सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है? देवभाषा को, राष्ट्रभाषा को, मातृभाषा को या राजभाषा को? सभी लोग कमेंट करेंगे। भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है? तो सर्वप्रथम की बात की गई है। बालक सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं? राइट ऑप्शन जाएगा मातृभाषा की ओर जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है। मूक फिल्म का उदाहरण क्या होता है? जो मूक फिल्म होती है उनका उदाहरण क्या है? दृश्य शब्द सामग्री का है, दृश्य सामग्री का है, श्रव्य का है, या इनमें से कोई नहीं। तो मूक से मतलब क्या होता है? मूक यानी कि जो कोई बोल नहीं पाता है, ठीक है, जो कोई बोल नहीं पाता है। तो मूक फिल्म मतलब क्या होगी? वह आपको सुनाई नहीं देगा, उसमें आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है, साइलेंट मूवी कह सकते हैं जिसे। तो ठीक है, तो राइट ऑप्शन जाएगा किसका? केवल दृश्य का जाएगा, ठीक है। क्या दृश्य सामग्री का है, मूक फिल्म में केवल देखा जा सकता है, ठीक है, बाकी श्रव्य सामग्री का नहीं होगा। और श्रव्य जहाँ भी होगा तो वह नहीं होगा, क्योंकि मूक फिल्म में आवाज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। तो यह केवल एक दृश्य सामग्री का हिस्सा है, दृश्य सामग्री का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। भाषा की परिपक्वता से तात्पर्य है व्याकरणिक नियमों की जानकारी होना, भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, भाषा के अवयवों और स्वरों पर अनियंत्रण होना, या विविध भाषाओं की जानकारी होना। तो राइट ऑप्शन चूज करेंगे। भाषा की परिपक्वता से क्या तात्पर्य है? मेरे सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं यहाँ पे कमेंट करेंगे, भाषा की परिपक्वता से तात्पर्य क्या है? तो राइट ऑप्शन जाएगा व्याकरणिक नियमों की जानकारी होना। भाषा की परिपक्वता से तात्पर्य है व्याकरणिक नियमों की जानकारी होना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे शिक्षक बंधुओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। शिक्षक भर्ती के चैनल पे सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है दोस्तों। और तैयारी जारी रखना है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। जितने ने मेरे भाई बहन शिक्षक बंधु हैं, शिक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शिक्षा को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों प्रश्न यह है, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के जो है बच्चों की चुनौतियां के लिए एक सफल दृष्टिकोण क्या हो सकता है? हम भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं। भाषा शिक्षण में जो विभिन्न स्तर होते हैं, विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियों के लिए एक सफल दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण होगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, या समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। राइट ऑप्शन किस ऑप्शन के साथ जाएगा? भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियों के लिए एक सफल दृष्टिकोण क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाएगा। पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। सभी दोस्तों को वेलकम, अभिनंदन है। आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप सभी को वेलकम, अभिनंदन दोस्तों, नमन है आप सभी शिक्षकों को। और अगला प्रश्न यह है कि शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप शिक्षक अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जब आप लोग शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करते हैं तो उस समय आपको क्या ध्यान देना चाहिए? केवल एक शिक्षण बिंदु के सरल, सुगम तथा उपयुक्त हो, केवल प्रकरण से संबंधित हो, केवल कक्षा के अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो, या उपरोक्त सभी होगा? तो दोस्तों आप शिक्षक शिक्षिका होने के नाते शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करते समय किस पर ध्यान देंगे? इन तीनों पर या इन सभी पर, या कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट कमेंट करेंगे। जी हाँ, देखिए जब भी हम बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री का चुनाव करना हो, शिक्षक हो, शिक्षिका हो, अध्यापक अध्यापिका हो, तो केवल शिक्षण बिंदु के सरल, सुगम तथा उपयुक्त हो, ये भी आपको ध्यान देना है। केवल प्रकरण से संबंधित हो, ये भी आपको ध्यान देना है। और कक्षा के अधिगम लक्ष्यों की प्राप्ति सहायक हो, केवल नहीं है, इन तीनों को ध्यान देना, ठीक है। शिक्षण बिंदु के सरल, सुगम तथा उपयुक्त होना चाहिए, क्योंकि जब आप शिक्षण बिंदु सरल और सुगम तथा उपयुक्त होंगे तभी बालक के लिए यूजफुल होगा, बालक अच्छे तरीके से समझ पाएगा, ठीक है। और प्रकरण से संबंधित होना चाहिए। कक्षा जैसे आप ये प्रश्न करा रहे हैं, आपके सिलेबस के आधार पर करा रहे हैं, क्योंकि यहीं से प्रश्न आना है, ठीक है। तो केवल क्या प्रकरण से संबंधित भी होने चाहिए, और कक्षा के अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक हो, ठीक है। तो उपरोक्त सभी के साथ राइट ऑप्शन चला जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दिया गया है। किस शिक्षण सूत्र के अनुसरण से बालक में रुचि जागृत होती है? बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्शन वाला प्रश्न यह है, किस शिक्षण सूत्र के अनुसरण से बालक में रुचि जागृत होती है? ऐसा शिक्षण सूत्र बताइए मेरे प्यारे मित्रों जिसके अनुसरण करने से बालक की रुचियां जागृत हो जाती है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र, विशेष से समान की ओर शिक्षण सूत्र, या आपके आगमन से निगमन की ओर शिक्षण सूत्र?
ऐसा शिक्षण सूत्र जिसके अनुसरण से बालक की रुचि जागृत हो जाती है। तो वह आपका है आगमन से निगमन की ओर। आगमन यानी कि पहले उदाहरण देना, फिर बाद में नियम देना, फिर तो आगमन से निगमन की ओर जो शिक्षण सूत्र होता है, इस शिक्षण सूत्र के अनुसरण से बालक में क्या है, रुचियां जागृत होती हैं। ठीक है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न लाजवाब है कि लिखित भाषा का लघुत्तम रूप क्या होता है। जो लिखित भाषा होती है उसका लघुत्तम रूप पूछा गया है, अति लघुत्तम नहीं पूछा, केवल लघुत्तम रूप, छोटा रूप क्या होगा। अक्षर होगा, ध्वनि होगा, शब्द होगा या वर्ण होगा। देखिए शब्दों का यहाँ पे हेर फेर कर दिया गया है, इनमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है आप लोगों में। ठीक है, जो गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ नहीं करना है, वो गलतियों को सुधारना है और सिलेक्शन पाना है। तो ठीक है दोस्तों, लिखित भाषा का लघुत्तम रूप क्या होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। बहुत से बच्चे ध्वनि कर रहे हैं, कोई ठीक है, कोई ध्वनि कर रहा है, कोई वर्ण कर रहा है। अब इनमें से चूज करना है, क्योंकि लिखित भाषा पूछ रहा है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, लिखित भाषा में आपका ध्वनि नहीं आएगा, केवल वर्ण ही आएगा। ठीक है, जैसे हम का वर्ण लिख देते हैं, ठीक है, खा वर्ण लिख देते हैं, आपका गा वर्ण लिख देते हैं, आपका घा वर्ण लिख देते हैं, ये क्या होता है, लिखित भाषा के लघुत्तम रूप कहलाते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं। सभी प्यारे मित्र शिक्षा को सपोर्ट करेंगे, शिक्षा के सब्सक्राइब कर लेंगे, शिक्षा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये आपका अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है, सपोर्ट करते रहें दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों, अभिव्यक्ति कौशल में क्या शामिल होगा। जब भी हम अभिव्यक्ति कौशल की बात करते हैं उसमें शामिल केवल बोलना होगा, लिखना होगा, सुनना होगा, या बोलना लिखना दोनों होगा। तो जब भी दोस्तों हम अभिव्यक्ति कौशल की बात करते हैं, अव्यक्त कौशल में शामिल क्या होगा, तो राइट ऑप्शन आपके साथ जाएगा, बोलना और लिखना ये दोनों शामिल होगा। ठीक है, बोलना भी शामिल होगा, लिखना भी, ये दोनों जो है अव्यक्त कौशल में आपके शामिल होंगे। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम में सर्च करना है जायसवाल कोचिंग सेंटर, स्पेलिंग आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे और ये आपको आइकन मिलेगा, ठीक है, पिक में, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे फ्री मटेरियल, नोट्स, सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा की जीत होती है और शिक्षा ही प्रकाश है, शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है और शिक्षा के माध्यम से ही सिलेक्शन होता है दोस्तों। तो प्रश्न देख लेते हैं, भाषा शिक्षण के लिए कब और कैसे किस पद्धति का सहारा लेना चाहिए, इसकी जानकारी होती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं भाषा शिक्षण के लिए कब और कैसे किस पद्धति का सहारा लेना चाहिए। इसकी जानकारी किसको होती है, शिक्षक को होती है, विद्यालय को होती है, छात्रों को होती है या माता पिता को होती है। तो दोस्तों भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं, तो शिक्षण कौन देता है, शिक्षण कौन देता है, तो सभी प्यारे मित्र को सभी एक ही जवाब होगा, क्योंकि आप लोगों का जो सपना है, वो ड्रीम्स है, वो क्या है, टीचर्स बनना, शिक्षक बनना, अध्यापक बनना। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया प्रश्न दोस्तों, किसी को बोलते सुनना तथा उसे सुनकर समझ लेना कैसी क्रिया कहलाएगी। कोई भी बालक या कोई भी है अदर व्यक्ति, वह बोलता है, बोलते सुनना तथा उसे सुनकर समझ लेना। ठीक है, किसी व्यक्ति को बोलते सुनना, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं और उसे सुनकर आप लोग समझ लेते हैं, तो यह क्रिया कौन सी कहलाएगी, लेखन क्रिया, श्रवण क्रिया, पठन क्रिया या भाषण क्रिया। मेरी आवाज़ को आप लोग सुनकर और मोबाइल पे ये आपकी स्क्रीन पर प्रश्न देखकर आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ ठीक है, उसको सुनकर और समझकर लेने की प्रक्रिया जो होती है, लेने की क्रिया होती है, वह क्या कहलाती है, वह श्रवण शक्ति कहलाती है, वह श्रवण क्रिया कहलाएगी। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए हो गया भाषण क्रिया। अगर मेरे लिए प्रश्न आता तो भाषण क्रिया हो गया, ये आपके लिए प्रश्न है तो आप इसे सुन रहे हैं तो आपका श्रवण हो जाएगा, ये क्रिया श्रवण हो जाएगी। दोस्तों ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, डेली 15 प्रश्न होंगे और ये सभी आपके सिलेबस के आधार पर कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि सर हिंदी पेडागॉजी कराइए, बिल्कुल कराएंगे, क्योंकि कंप्लीट तैयारी कर रही है, केवल सिलेक्शन की तैयारी चल रही है। अब टारगेट बढ़ गया है, 120+5 हो गया है, जी हाँ 125+ हो गया है आउट ऑफ 150 में। और यहाँ पे हमारी जो तैयारी है सिलेक्शन की है, ये साथ ही साथ टॉप रैंक की है। इस परिवार से कोई एक ऐसा व्यक्ति आए बोले यस टीचर्स, यानी कि यस मतलब क्या होता है, वो आगे हट के बढ़ाए, यस मेरा सिलेक्शन नहीं, टॉप रैंक हासिल हुआ है, वो एमपी में टॉप किया है, वो इसी परिवार का बनने जा रहा है। इसी परिवार से कोई ना कोई निकलेगा जिसके अंदर जुनून होगा, जज्बा होगा, वो जरूर पूरा करेगा। तो इसी जुनून जज्बा के साथ शिक्षा को सपोर्ट करें, शिक्षा को लाइक करें और जायसवाल सर को सपोर्ट करते रहें दोस्तों। हमेशा आपके लिए ऐसे प्रश्न, इससे रिलेटेड
आपके वीडियोज क्लासेज होती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों को धन्यवाद।